गर्मियों में रेलवे स्टेशन के नीचे बेघर ससुराल। अरे आज तो बहुत गर्मी हो रही है। लगता है उसी कमरे में जाकर आराम करना पड़ेगा। मोहन अपनी झोपड़ी से थोड़ा दूर एक खाली पड़े कमरे में चला जाता है और वहां जाकर आराम करता है। उस कमरे में एक चारपाई के अलावा कुछ भी नहीं होता। मोहन वहां जाकर गहरी नींद में सो जाता है और पूरे 2 घंटे बाद उठता है। आज तो बहुत सुकून की नींद आई, वरना झोपड़ियों के पास तो इतनी ज्यादा रेलगाड़ी की आवाज, हॉर्न की आवाज आती रहती है कि लगता है यात्री पूरी रात नहीं सोते। अब जाकर देखता हूँ घर पर खाना बना है या नहीं। मोहन वहां से सीधा अपनी झोपड़ी में आता है जहाँ उसकी बहुएं और बाकी सब लोग घर के काम में लगे होते हैं। आज खाना कैसे बनेगा? कितनी गर्मी हो रही है। मन करता है कहीं ठंडी जगह पर बैठ जाऊं, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई ठंडी जगह ही नहीं है। अरे हमारी किस्मत में कहाँ है ठंडी जगह। भगवान ने हम पर गरीबी का टैग लगाकर भेजा है। शुक्र मनाओ, सड़क किनारे ये झोपड़ियाँ मिली हुई हैं। जरा सोचो, अगर रेलवे स्टेशन की ये जगह भी सरकार ने जब्त कर ली तो हम कहाँ जाएंगे। दोनों सास बहू आपस में बात कर रही होती हैं। इतने में पड़ोसन सुधा वहाँ आ जाती है। क्या हुआ चाची, ये मटका आप इधर क्यों लेकर आ रही हो? पानी तो दूसरी तरफ है ना। क्या बताऊं बेटा, आज पानी आया ही नहीं। मैं तो रात को भी भर नहीं पाई थी। समझ नहीं आ रहा आज खाना कैसे बनेगा। हमारे घर में तो एक गिलास पानी भी नहीं है। काकी, मैं तो रात को ही बाल्टी भर कर लाई थी। आप थोड़ा सा ले जाओ, थोड़ी देर में टंकी आ ही जाएगी। सुधा, सरला और उनका परिवार रेलवे स्टेशन के पास झोपड़ियों में रहते हैं। उनका जीवन बहुत कठिन है। दूर से पानी लाना पड़ता है। इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। ना कोई छांव है, ना ही पक्की छत। घर पर सरला के 2 बेटे, 1 बेटी, 2 बहुएं हैं। छोटी बहू काजल प्रेग्नेंट है। बड़ी बहू निकिता घर का सारा काम संभालती है। दोनों बेटे स्टेशन पर कुली का काम करते हैं और एक छोटी सी बच्ची तमन्ना भी है। निकिता सुधा को पानी दे देती है और सुधा वहां से चली जाती है। इधर निकिता खाना बनाने लगती है। बहू, आज खाना कितनी देर में बनेगा? मेरी तो भूख के मारे जान निकल रही है। ये दवाइयाँ सुबह खा लेता हूँ, इसलिए जल्दी भूख लग जाती है। पापा बस हो गया, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आप हाथ धोकर बैठ जाइए। निकिता दाल चावल बनाती है और सबको खाना परोस देती है। फिर खुद बर्तन साफ करने लगती है। भाभी, ये काम मैं कर लूंगी, आप भी खाना खा लो। सुबह से काम में लगी हो। अरे मैं खा लूंगी, तुम जरा काजल को देखो, वो सुबह से पैरों में दर्द बता रही है। मुझे उसकी चिंता हो रही है। इस हालत में इतनी गर्मी, ऊपर से हवा का भी कोई इंतजाम नहीं। मैंने भाभी के पैरों में मालिश कर दी है। शाम को भैया आकर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे, आप चिंता मत करो। हालात भले ही खराब हो, लेकिन घर में आपस में बहुत प्यार है। नंद भाभी का रिश्ता बहुत अच्छा है। कोमल निकिता को काम से हटाकर उसे खाना खाने के लिए कहती है और खुद बर्तन साफ करने लगती है। निकिता पहले तमन्ना को खाना खिलाती है और फिर खुद खाना खाती है। शाम हो जाती है और दोनों भाई काम से घर लौट आते हैं। निकिता, जरा इन दोनों के लिए खाना लगा दे। मेरे बच्चे इतनी गर्मी में कितना काम करते हैं, तभी तो हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। माँ, बस 2 वक्त की रोटी ही मिल रही है, वरना जिंदगी तो हमारी नरक ही है। अरे कोई बात नहीं बेटा, तो मेहनत तो कर रहे हो। एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। निकिता दोनों भाइयों को खाना परोस देती है और जैसे वो खाना खाने लगते हैं, बाहर तेज हवाएं चलने लगती हैं। माँ, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। लगता है बारिश आएगी। गर्मियों में ये सबसे बड़ी मुसीबत होती है। बिन मौसम के बरसात और ये आंधी तूफान, ये सब प्राकृतिक आपदा भी गरीब लोगों को परेशान करने के लिए ही आती है। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, हमारी झोपड़ी से तो सारा घास उड़ गया है। अब तो हर तीसरे दिन आंधी तूफान आता है। अगर एक अच्छा तिरपाल डाल लेते तो कम से कम बारिश से तो बच जाते। दोनों भाई खाना खत्म करके तुरंत तिरपाल लेने चले जाते हैं और दुकान से तिरपाल लाकर झोपड़ी पर लगा देते हैं। रात को तेज हवाओं के कारण तिरपाल की आवाज आती रहती है और किसी को नींद नहीं आती। मम्मी, ये कैसी आवाज आ रही है? मुझे डर लग रहा है, कहीं हवा में हमारी झोपड़ी उड़ जाएगी क्या? बेटा, अच्छे बच्चे डरते नहीं, बच्चे तो बहादुर होते हैं ना मेरी लाडली। और हवा में कुछ नहीं उड़ेगा। पापा गए हैं ना बाहर में, सब सही कर देंगे। तुम सोने पर ध्यान दो। देखो अभी तो बाहर सब जाग रहे हैं। तुम्हें आवाज नहीं आ रही है क्या? बाहर ट्रेन चल रही है। एक तरफ हवा से तिरपाल की आवाज, दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पास होने के कारण ट्रेनों की आवाज। इन सब वजहों से पूरी रात किसी को ढंग से नींद नहीं आती। सुबह हो जाती है। बहू, तुम्हारा चेहरा आज उतरा हुआ लग रहा है। कल आंधी तूफान की वजह से तुम डॉक्टर के पास नहीं जा पाई, लेकिन आज जरूर चली जाना। मम्मी जी, मैं ठीक हूँ, बस रात को नींद नहीं आई। एक तो पूरी रात पटरी पर रेल दौड़ती रहती है, ऊपर से जब पटरी हिलती है ऐसा लगता है जैसे कि हमारे सिर पर गिरेगी। और गर्मी की तो पूछो ही मत, गर्मी में बुरा हाल हो रहा है। और रात तो मच्छर भी इतने ज्यादा लग रहे थे, मैं तो 1 घंटा भी ठीक से नहीं सो पाई। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ, इस हालत में तुझे सबसे ज्यादा परेशानी हो रही होगी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी पड़ोसी मनोज वहाँ आ जाता है। मोहन भाई साहब, मैंने सुना है सरकार ने नया प्रोजेक्ट निकाला है। इस रेलवे स्टेशन के पास एक और पटरी बिछेगी। काका, अगर पटरी बिछेगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी झोपड़ियाँ रेलवे स्टेशन के आसपास तो इतने सारे लोग बसे हैं, क्या सबका घर उजड़ जाएगा? बेटा, गरीबों का कोई घर नहीं होता। ये जमीन भी सरकार की है। सुना है पिछले गांव में झोपड़ियाँ हट भी गई हैं और शायद अब हमारी बारी है। ये सुनकर सब लोग गहरी सोच में पड़ जाते हैं। अगर यहाँ रेलवे लाइन बिछेगी तो ये लोग अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? मम्मी, क्या हमें यहाँ से छोड़कर जाना पड़ेगा?
हम कहाँ जाएंगे? मेरे सारे दोस्त तो यही रहते हैं, क्या हम उन सबसे दूर चले जाएंगे? निकिता उसे अपने पास बुलाते हुए उसे गले लगाती है। अरे मेरा बच्चा, परेशान मत हो, हम लोग हैं ना, हम सब मिलकर नया घर ढूंढ लेंगे। सब लोग यही सोच रहे होते हैं कि इतनी गर्मी में कहाँ जाएंगे। तभी सरकार की एक गाड़ी वहां आकर रुकती है। उसमें एक आदमी स्पीकर से घोषणा करता है, रेलवे स्टेशन के किनारे जितनी भी झोपड़ी है, कृपया आप सब अपना सामान यहाँ से निकाल लें। यह जमीन आज खाली कर दें। आपके पास पूरे 12 घंटे हैं, वरना कल हम इसे बुलडोजर से हटवा देंगे। धन्यवाद। पापा जी, ये तो सच में मनोज काका की कही हुई बात सच हो गई। अब तो हमें अपनी झोपड़ी खाली करनी पड़ेगी। इतनी गर्मी में हम कहाँ जाएंगे और इस हालत में मैं कहाँ जाऊंगी? भाभी आप टेंशन मत लो, घर के बाकी लोग हैं ना, हम सब मिलकर कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। दोनों भाई आसपास कोई छोटा सा मकान किराए पर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी जल्दी कोई भी किराए घर पर देने के लिए तैयार नहीं था और धीरे धीरे 12 घंटे बीतने वाले होते हैं। मम्मी मैं तो कहती हूँ हमें अब सामान पैक कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास जो भी है हम उससे भी खो बैठे। बेटा तो सही कह रही है, सब मिलकर अपना जरूरी सामान रख लेते हैं। सरला अपनी बहू और बेटी के साथ मिलकर झोपड़ी से जरूरी सामान निकालती है। निकिता सुबह का बचा हुआ खाना भी अपने बैग में रख लेती है। इस तरह दोनों बेटे, बहुएं, सास ससुर और बच्चे सब अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वहां से निकल पड़ते हैं। हमारे जैसे गरीबों का भी कोई ठिकाना नहीं होता, सरकार भी गरीबों के साथ ही बुरा करती है। ये तो नहीं कि हमें घर बनवा कर दे, हमें बेघर कर दिया और ऊपर से हमारी झोपड़ियां भी उजाड़ दी। सरकार ने तो बहुत सारी स्कीमें चला रखी हैं, लेकिन हमारे तक तो दलाल लोग फायदा पहुंचने ही नहीं देते। सब लोग बातें करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तभी चलते चलते काजल रुक जाती है। कितनी गर्मी हो रही है, मुझसे तो इतनी गर्मी में चला भी नहीं जा रहा। अंकुश काजल के पैरों की तरफ देखता है। काजल, तुम्हारे पैरों पर तो सूजन आ रही है और तुम्हारी आंखें भी कैसी भारी भारी लग रही हैं। आंखें तो नींद ना पूरी होने की वजह से भारी हो रही हैं। पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई। एक तो इतनी ट्रेनें निकल रही थी, इतनी आवाज आ रही थी, ऊपर से ये तिरपाल, और अब चलने की वजह से पैर भी जवाब दे रहे हैं। मुझसे और नहीं चला जाएगा। पास में ही एक नीम का पेड़ होता है। सब लोग उसके नीचे बैठ जाते हैं। बेटा जल्दी ही कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, मेरी बहू इस हालत में है, ऐसे में मैं इसे फुटपाथ पर तो नहीं रख सकती। रात बहुत हो जाती है। इतनी रात को कोई घर मिलने से रहा, इसलिए मजबूरी में ये लोग उसी पेड़ के नीचे रात बिताते हैं। मम्मी बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। निकिता अपने बैग से खाना निकालती है। ये लो बेटा, थोड़ा थोड़ा सब खा लो। सुबह जो खाना बनाया था वो बच गया था। जब से बस्ती उजाड़ने की खबर पता लगी है, किसी से कुछ नहीं खाया गया, इसलिए मैंने ये सारा खाना बैग में रख लिया था। और अब देखो सबको भूख लग गई, अब काम आ जाएगा, वरना इतनी रात को हम कहाँ खाना ढूंढते। निकिता सबको थोड़ा थोड़ा खाना दे देती है। चलो ये तो तुमने सही किया, कम से कम अब पेट भर जाएगा, बाकी सुबह का सुबह देखेंगे। पूरी रात पेड़ के नीचे बिताना इनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ट्रेन की आवाज, लोगों की हलचल, मच्छर और गर्मी सब मिलकर हालात और खराब कर देते हैं। अगली सुबह होती है। दोनों बेटे रहने के लिए घर की तलाश में जाते हैं और निराश होकर लौटते हैं और अपने पापा से कहते हैं, पापा आपने क्या सोचा है, अब हमें कहाँ जाना है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आज पूरे दिन में और भाई लगभग 10 घरों में गई, लेकिन कोई भी किराए पर घर देने के लिए तैयार नहीं हुआ। और अगर एक दो ने हाँ भी किया तो बहुत महंगा किराया मांग रहे हैं और साथ में एडवांस भी मांग रहे हैं। अब बताओ, हमारे पास एडवांस होता तो हम कहीं अच्छी जगह पर घर न ले लेते। हाँ बेटा, सही कह रहे हो तुम, पैसों का ही खेल है। सब ये पैसा देकर तो सब कुछ काम हो सकता है, लेकिन तुम ज्यादा टेंशन मत लो। थोड़ा आगे चलो, मेरे पास एक जगह है जहाँ हम रुक सकते हैं। हाँ, बस अगर हमें कुछ दिनों के लिए जगह मिल जाए तो फिर हम किराए पर कोई मकान ढूंढ लेंगे। उनकी बात सुनकर मोहन सोच में पड़ जाता है। लगता है अब वही कमरा आखिरी सहारा है, मैं अपने परिवार को वहाँ ले जाकर आराम से रख सकता हूँ। मोहन आगे आगे चलता है और पूरा परिवार उसके पीछे पीछे। करीब 2-3 किलोमीटर चलने के बाद एक रेलवे स्टेशन आता है, जिसके नीचे एक सुरंग जैसा रास्ता बना होता है। ये आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? ये तो किसी जंगल के जानवरों की सुरंग जैसी लग रही है। सरला की बात सुनकर मोहन हंसने लगता है। अरे तुम बच्चों की तरह डरोगी तो बच्चों का क्या होगा, ये कोई सुरंग नहीं है, तुम बस मेरे साथ आओ। पूरा परिवार मोहन के पीछे पीछे जाता है और जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं कि मिट्टी के रास्ते के आगे एक खाली कमरा बना हुआ है, जिसमें एक चारपाई पड़ी है। ये कमरा रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बना था। अब काम खत्म हो गया तो सब चले गए और ये तब से खाली पड़ा है। मुझे इसके बारे में मेरे दोस्त ने बताया था। पापा, ये तो आपने बहुत सही सोचा, वरना पूरे परिवार को ऐसे साथ लेकर हम कहाँ जाते। मेरा तो सच में टेंशन से सिर फटा जा रहा था, अब जाकर राहत मिली है। हाँ भैया, सही कह रहे हो, झोपड़ी छोड़ने के बाद हमें ये कमरा मिल गया। ये हमारी झोपड़ी से 1000 गुना बेहतर है। आप सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इस हालत में अंदर बाहर कैसे जाऊंगी? काजल, तुम्हें कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, बाकी सब काम करने के लिए हम है ना, तुम बस आराम करो और अपना ख्याल रखो। पूरा परिवार उस कमरे में रहने को मजबूर हो जाता है। निकिता सबसे पहले उस कमरे को पूरी तरह साफ करती है। वो झाड़ू लगाती है और फिर एक एक करके अपने साथ लाए हुए सामान को जमाने लगती है। कमरा काफी अंधेरे में होता है। भैया, हमें इस कमरे में लाइट की कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक तो इतनी गर्मी है और ये कमरा थोड़ा नीचे भी है, तो हमें रोशनी का तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा।
दोनों भाई कमरे से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर एक लाइट लगी हुई है। भैया, यहाँ से वो वाला केबल डाल लो और जो हमारी झोपड़ी वाला है उसे कमरे में लगा लेंगे। दोनों भाई जुगाड़ करके कमरे में लाइट ले आते हैं, जिससे बल्ब जल उठता है। देखो भाई, घर में लाइट भी आ गई है। अब हम दोनों अपने काम पर जा रहे हैं। हाँ बेटा, भगवान का नाम लेकर जाओ। तुम दोनों कमाओगे तभी तो घर में कुछ आएगा, वरना ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। दोनों बेटे रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करने के लिए चले जाते हैं। मम्मी, आज तो ये दोनों भूखे ही चले गए, लेकिन शाम तक जब आएंगे हम इनके लिए कुछ बना लेंगे। देखो कुछ चावल तो पड़े हैं, उससे खिचड़ी बन जाएगी, लेकिन चूल्हा कहाँ से लगाऊं? हमारे पास तो ना ईंधन है और ना ही पानी। बेटा, ऊपर जरूर कोई टंकी होगी। चल हम दोनों बाहर जाकर देखते हैं। कोमल, तू काजल और तमन्ना का ध्यान रखना। सरला और निकिता पानी और ईंधन की तलाश में बाहर निकल जाती है। काजल, तमन्ना और कोमल कमरे में ही रहती हैं। निकिता को थोड़ी दूरी पर ही पानी का नल मिल जाता है, जहाँ से वो अपना मटका भर लेती है। वहीं सरला आसपास से छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करके कमरे में ले आती है। निकिता कमरे में बड़ी 2-4 ईंटों की मदद से चूल्हा बनाती है और उसमें लकड़ियां डालकर आग जलाती है और खिचड़ी बनाने रख देती है। आग जलने से पूरे कमरे में भयंकर गर्मी हो जाती है। दीदी, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है, कितनी गर्मी है यहाँ पर। मम्मी जी, मुझे भी सांस नहीं आ रही है। भाभी और तमन्ना बेटा, आप दोनों दरवाजे के पास खड़ी हो जाओ, यहाँ से थोड़ी बाहर की हवा आ रही है, आपको अच्छा महसूस होगा। कोमल काजल और तमन्ना को दरवाजे के पास खड़ा कर देती है और हाथ वाले पंखे से उसे हवा करने लगती है। इस पूरे संघर्ष में सबसे ज्यादा परेशानी काजल को हो रही है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। थोड़ी देर में निकिता खिचड़ी बनाकर सबको परोस देती है। शाम को दोनों भाई भी काम से वापस आ जाते हैं। पापा, यहाँ भी कोई भी अपना मकान किराए पर देने को तैयार नहीं है। कुछ लोग तो दरवाजा भी नहीं खोलते, बाहर से ही पूछते हैं कौन है, क्या काम है। बेटा, उनकी भी गलती नहीं है। आजकल चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है कि लोग अजनबियों पर भरोसा नहीं करते। पर कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई कमरा मिल ही जाएगा। यहाँ काजल को भी कितनी परेशानी हो रही है। बेटा, किराए के घर की ज्यादा चिंता मत करो, फिलहाल हमारे सिर पर छत तो है। तुम लोग काम पर ध्यान दो, जैसे ही पैसे हाथ में आएंगे कोई ना कोई घर मिल जाएगा। मोहन अपने बच्चों का हौसला बढ़ाता है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन काजल परेशान होकर बोलती है, मुझे यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। अंकुश देखो तो, अगर ये पंखा चल जाए, झोपड़ी में तो हम इसे चलाते थे ना, अगर ये चल जाएगा तो थोड़ा सुकून मिलेगा। तुम देखो तो सही, ये टूटा हुआ पंखा है। झोपड़ी में तो लाइट से चल जाता था, मैं इसे चलाने की कोशिश करता हूँ। अंकुश पंखा चलाने की कोशिश करता है और पंखा चल भी जाता है, लेकिन वो बहुत गर्म हवा दे रहा होता है। रुको, मैं यहाँ 2 बाल्टी पानी रख देती हूँ, पंखे की हवा जब पानी से टकराएगी तो ठंडी हो जाएगी। निकिता 2 बाल्टी पानी लाकर पंखे के सामने रख देती है और पंखा ठंडी हवा देने लगता है। वाह भाभी, क्या आइडिया है, ये तो सच में काम कर गया। देखो तो इसकी वजह से कितनी ठंडी हवा आ रही है। और ये अपना दुपट्टा मुझे दो, मैं इसे पानी में भिगो देती हूँ। प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा गर्मी लगती है, अगर तुम इसे पेट पर रखोगी तो तुम्हें राहत मिलेगी। ठंडे पानी में भीगा हुआ दुपट्टा पेट पर रखकर अब काजल थोड़ा सुकून महसूस करती है। निकिता, तमन्ना का स्कूल यहीं पास में है, मतलब अब हम स्कूल के और करीब आ गए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी घर बदलने में हमारी बेटी का 1 हफ्ता खराब हो गया। हाँ, तुम आज इसे तैयार कर दो, मैं स्कूल छोड़ आऊंगा। नहीं, आप अपना काम करो, मैं खुद इसे स्कूल छोड़ आऊंगी। निकिता सबके लिए हल्का फुल्का नाश्ता बनाती है। रोहित और अंकुश नाश्ता करके काम पर चले जाते हैं। कोमल, मोहन और काजल को भी नाश्ता दे देती है। थोड़ी देर में तमन्ना स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। चलो बेटा, मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आती हूँ और ये तुम्हारा टिफिन लंच टाइम में पूरा खत्म करना। ठीक है मम्मी, आज तो मैं इतने दिनों बाद स्कूल जा रही हूँ, मेरी सारी दोस्त मुझे मिस कर रही होंगी। तमन्ना की बात सुनकर निकिता मुस्कुराने लगती है। वो तमन्ना को लेकर कमरे से बाहर निकलती है, तभी पीछे से सरला आवाज लगाती है, रुक बहू, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। तमन्ना के स्कूल की तरफ काफी पेड़ हैं, आते वक्त हम दोनों वहाँ से शाम का खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ ले आएंगे। मम्मी, ये बिल्कुल सही रहेगा, हमें बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, एक बार में ही दोनों काम हो जाएंगे। इस तरह निकिता, तमन्ना और सरला स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। निकिता तमन्ना को क्लासरूम में छोड़कर आती है और वापस आते वक्त दोनों सास बहू लकड़ियां इकट्ठा करने लगती हैं। तभी निकिता का ध्यान रेलवे स्टेशन पर नींबू पानी बेच रहे लोगों पर जाता है। मम्मी देखो तो, रेलवे स्टेशन पर हर कदम पर लोग नींबू पानी बेच रहे हैं और जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। बेटा, गर्मियों में तो यही सब बिकता है, देखो गन्ने का जूस भी हर जगह मिल रहा है। दोनों बातें करते हुए वापस आ जाती हैं। शाम हो जाती है और तभी रोहित और अंकुश भी काम से लौट आते हैं। आज तो कुछ भी काम नहीं मिला, पूरा दिन धूप में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन यात्री बहुत कम है। गर्मी में कौन यात्रा करना पसंद करता बेटा? गर्मी में तो सब यही चाहते कि शांति से अपने घर में रहे। ये तो हमारे जैसे लोग हैं जो पेट पालने के लिए इतनी धूप में भी काम करने पर मजबूर हैं। हाँ मम्मी, अगर ऐसा ही रहा तो हमारा काम बंद हो जाएगा, फिर घर कैसे चलेगा? दोनों भाई मायूस होकर बैठ जाते हैं। तभी निकिता एक आइडिया लेकर आती है। मेरे पास एक आइडिया है। वैसे भी घर में 4 लोग हैं और काम तो 1 घंटे में हो जाता है, तो क्यों ना मैं और मम्मी रेलवे स्टेशन पर नींबू पानी बेचे। बहू सही कह रही है, इस गर्मी में लोग खूब नींबू पानी पीते हैं, प्यास भी जल्दी लगती है। हमारे होते हुए आप लोग ये सब करोगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। बेटा, काम काम होता है, छोटा है बड़ा नहीं होता, और अच्छे बुरे का मत सोचो, अभी बस ये सोचो कि घर कैसे चलेगा। सरला की बात सुनकर दोनों भाई मान जाते हैं। अरे चलो भाई, बहुत हो गई बात है, अब खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है।
कोमल सबको खाना परोस देती है। रात को पूरा परिवार सो जाता है, लेकिन पंखा मुश्किल से काजल और तमन्ना तक ही हवा पहुंचा पाता है। बाकी सब लोग गर्मी में ही सोते हैं। रात में मच्छर, ट्रेन की आवाज़, पटरी की कंपन, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ट्रेन ऊपर ही आ जाएगी। इन सब वजहों से किसी को नींद ठीक से नहीं आती। अगली सुबह हो जाती है। आज निकिता अपने नए काम को लेकर उत्साहित होती है, इसलिए जल्दी उठ जाती है। वो सबके लिए नाश्ता बनाती है और फिर तमन्ना को स्कूल छोड़कर आती है। मम्मी देखो, मैं ये टोकरी में नींबू ले आई, एक काका बेच रहे थे, थोड़ा सस्ता भी दे दिया। हाँ, और देख मैंने पानी ठंडा करने के लिए पुराने जमाने वाली तकनीक लगाई है। इसमें पानी बिल्कुल ठंडा रहेगा, हमें बर्फ की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरला निकिता को जमीन पर बना एक गड्ढा दिखाती है, जिसमें उसने रात को मटका पानी से भरकर ढककर रख दिया था। मटके का पानी बिल्कुल फ्रिज जैसा ठंडा हो चुका होता है। मम्मी ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसे तो हमारे बर्फ के पैसे भी बच जाएंगे और पानी भी नेचुरल तरीके से ठंडा रहेगा। वैसे भी बर्फ तो जरा सी धूप लगते ही पिघल जाता है और पानी भी गर्म हो जाता है। यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा नींबू पानी बनाकर रेलवे स्टेशन पर जाकर बेच लेंगे। दोनों सास बहू नींबू पानी लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती हैं। शुरुआत में कोई भी उनसे नींबू पानी नहीं खरीदता, ऊपर से पानी भी गर्म होने लगता है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, यात्री उनसे नींबू पानी खरीदने लगते हैं। देखते ही देखते दोपहर से शाम हो जाती है। दोनों पसीने से तरबतर हो जाती हैं। लेकिन खुशी की बात यह होती है कि उनका सारा नींबू पानी बिक जाता है। तभी कोमल उन्हें देखने के लिए वहां पहुंचती है। आप दोनों सुबह से यहाँ बैठी हो, या कुछ काम भी हुआ? थोड़ी बहुत बिक्री हुई आपकी? अरे देखो, जितना भी नींबू पानी बनाया था सब बिक गया और इतने सारे पैसे भी आए हैं। भाभी सच में ये तो कमाल हो गया। थैंक यू भगवान जी, हम गरीबों को एक और सहारा देने के लिए, वरना जब से भाइयों का काम बंद हुआ है सब बहुत टेंशन में थे। शुक्र है अब हमारे पास एक और आय का साधन बन गया है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तमन्ना को स्कूल से ले आई? क्योंकि अभी 3 बज गए हैं और उसकी छुट्टी 2 बजे हो जाती है। अगर टाइम से कोई लेने नहीं जाता है तो वो रोने लग जाती है। भाभी आप इतनी फिक्र क्यों करती हो? जब मैंने तमन्ना की जिम्मेदारी ली थी तो मैं उसे पूरा क्यों नहीं करूंगी? मैं उसे समय से ले आई थी, उसको नहलाकर कपड़े भी बदला दिए और खाना भी खिला दिया है, और अब वह काजल भाभी के पास आराम से खेल रही है। आप घर की टेंशन मत लो। कोमल की बात सुनकर निकिता को बहुत खुशी होती है। इस तरह थोड़ी देर और नींबू पानी बेचने के बाद कोमल, सरला और निकिता वापस कमरे में लौट आते हैं, जहाँ काजल बैठी होती है। बेटा तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तू ठीक तो है ना? कोमल तो कह रही थी कि तुम तमन्ना के साथ खेल रही हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है। मम्मी अभी थोड़ी देर तक तो सब सही था, लेकिन अब पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है। ये जमीन पर सोने की वजह से हो रहा होगा। आज रात मैं कपड़ों से तुम्हारे लिए गद्दा बना दूंगी, तुम्हें आराम मिलेगा। हाँ दीदी, ये चारपाई तो टूटी हुई है, इस पर मुझसे सोया नहीं जाता, इसीलिए जमीन पर ही सोना पड़ता है। निकिता और सरला नींबू पानी बेचकर घर लौट आती हैं। आज सबके चेहरों पर अलग ही खुशी होती है। मेरी तो बहू हीरा है, भगवान ऐसी बहुएं सबको दे। अच्छे बुरे वक्त में कैसे हमारे साथ खड़ी हैं। पापा ये अब हमारा घर है और हमारे सुख दुख एक हैं, तो हम एक दूसरे का साथ क्यों ना दें? निकिता की बात सुनकर सब भावुक हो जाते हैं। तभी तमन्ना बोल पड़ती है। आप लोगों को भूख नहीं लगती क्या? कब से खाना सामने रखकर बातें कर रहे हो? मेरा प्यारा बच्चा, आओ आज चाचा तुम्हें खाना खिलाएंगे। अंकुश तमन्ना की गोद में बैठकर अपने हाथ से खाना खिलाता है। सब मिलकर खाना खाते हैं और फिर रात हो जाती है। धीरे धीरे निकिता और सरला नींबू पानी बेचकर ठीक ठाक पैसे कमाने लगती हैं और उधर रोहित और अंकुश का काम भी धीरे धीरे चलने लगता है। एक दिन कोमल तमन्ना को स्कूल से छोड़कर सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचती है, जहां उसकी मम्मी और भाभी नींबू पानी बेच रही होती हैं। कोमल तुम तमन्ना को क्लास में बैठा कर आती हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे स्कूल छोड़कर आ जाती हो? क्योंकि वो बहुत शरारती है। भाभी मैं बैठा देती हूँ, उसकी दोस्त है ना परी, उसके पास बैठा कर आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, वरना वो बहुत शैतान है। अगर स्कूल के बाहर में छोड़कर आओगी ना तो पूरा दिन छोटे बच्चों के साथ खेलती रहेगी। निकिता की बात सुनकर कोमल हंसने लगती है। तभी निकिता के पास कुछ कस्टमर आ जाते हैं और वो उन्हें नींबू पानी बेचने में बिजी हो जाती है। इतने में कोमल का ध्यान वहां बैठे एक दर्जी पर जाता है, जो यात्रियों के बैग ठीक कर रहा होता है। किसी की चेन सही कर रहा होता है तो किसी के कपड़ों पर बटन लगा रहा होता है। भाभी इनका भी काम अच्छा चलता है, देखो कुछ भी नहीं करना और सिर्फ बटन लगाने के ही 20 रुपए ले लिए। अरे यात्रा करते वक्त ऐसे काम बहुत पड़ते हैं। सोचो तुम कहीं बाहर गई हो और तुम्हारे बैग की चैन खराब हो जाए, अगर कोई 50 रुपए मांग कर ठीक कर दे तो तुम करा लोगी ना? बस यही मजबूरी होती है लोगों की। भाभी ये सब सामान तो मेरे पास भी है। 10वीं क्लास में जब हमारे स्कूल में गाइड कैंप लगा था ना, तब ये सब सिखाया गया था। अरे फिर तो बहुत अच्छा काम है। तुम कल से हमारे साथ आ जाना और यहीं बैठकर ये काम कर लेना। घर में 4 पैसे और आ जाएंगे। जल्दी ही हम किराए का अच्छा घर ढूंढ लेंगे। मुझे तो काजल की बहुत चिंता होती है, वो वहाँ परेशान है, बस बताती नहीं है। हाँ भाभी आप सही कह रही हो, मैं कल से ट्राई करूंगी। वैसे भी मेरे पास सारा सामान रखा है, उसका भी प्रयोग हो जाएगा। ये कहकर कोमल वहां से वापस घर आ जाती है। घर पहुंचकर देखती है कि काजल कमरे से बाहर निकलकर सबका इंतजार कर रही होती है। दीदी आप कहाँ रह गई थी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अकेले मन नहीं लग रहा था। पापा भी अंकुश भैया के पास चले गए। कुछ नहीं भाभी, बस रास्ते में माँ और भाभी के पास चली गई थी। चलो अब मैं आ गई हूँ ना, आप अंदर जाओ। आप ऐसे ज्यादा बाहर मत निकला करो, ये जगह बहुत ऊंची नीची है। कोमल काजल को लेकर कमरे के अंदर आ जाती है। दोनों नंद भाभी मिलकर घर के बचे हुए काम खत्म करती हैं। कोमल अपनी सिलाई की किट भी निकाल कर रख लेती है। शाम को सब लोग वापस आ जाते हैं और रोज की तरह खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन रात में वही ट्रेन की आवाज सबकी नींद खराब कर देती है। अगली सुबह होती है। निकिता रात को कुछ आलू लेकर आई होती है। मम्मी आज मेरे लिए आलू के पराठे बनाना। मेरी सारे दोस्त लंच में आलू के पराठे लेकर आते हैं। ठीक है मेरा बच्चा, आज मैं तेरे लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। जाओ तुम बुआ के पास तैयार हो जाओ। निकिता आलू उबालकर पराठे बनाने लगती है, लेकिन जैसे ही ऊपर से ट्रेन गुजरती है तो कमरे की छत पर दबाव पड़ता है और मिट्टी खाने में गिर जाती है। हे भगवान, मेरा सारा खाना खराब हो गया। ये तो अब खाया भी नहीं जाएगा। बहू आलू पर ही तो गिरा है, एक काम कर इन्हें धो ले।
इतनी मुश्किल जिंदगी में से सब लोग बहुत परेशान थे, लेकिन निकिता हर हाल में हिम्मत नहीं हारती है। वो आलू धोकर फिर से तमन्ना के लिए पराठे बना देती है। इस तरह कोमल पहले तमन्ना को स्कूल छोड़कर आती है और फिर अपनी सिलाई किट लेकर रेलवे स्टेशन पर बैठ जाती है। एक तरफ सास बहू नींबू पानी बेचते हैं तो वहीं कोमल भी थोड़ा बहुत कमाने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन निकिता तमन्ना को स्कूल छोड़ने जाती है, तभी प्रिंसिपल मैम उसे अपने ऑफिस में बुलाती हैं। निकिता, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि आप स्कूल नहीं आ रही हैं और आपसे संपर्क भी नहीं हो पाए। जहाँ आप पहले रहती थी वहाँ भी मैंने लोगों को भेजा, लेकिन पता चला कि वहाँ अब कोई नहीं रहता। हाँ मैम, वो एक दुख भरी कहानी है। प्रोजेक्ट की वजह से सब झोपड़ियाँ हटा दी गई और अब हम दूसरे स्टेशन के पास जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताना चाहती थी कि आपने जो सिलाई का फॉर्म भरा था उसका सर्टिफिकेट आ गया और आपकी सिलाई मशीन भी आ गई। ये सब आप अपने घर लेकर जा सकती हैं। प्रिंसिपल मैम सारा सामान निकिता को दे देती हैं। निकिता खुशी खुशी वो सामान लेकर घर आ जाती है। दरअसल तमन्ना का स्कूल सरकारी होता है, उसके स्कूल में ही सिलाई भी सिखाई जाती है। औरतों और लड़कियों को निकिता ने शादी के बाद सिलाई वहीं से सीखी थी, पर उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला था। आज इतने सालों बाद उसे सर्टिफिकेट और उसके साथ एक सिलाई मशीन मिलती है, जिसे लेकर वो घर जाती है। मशीन देखकर काजल खुश हो जाती है। अरे वाह, भगवान के घर में देर अंधेर नहीं। देखो चारों तरफ से अच्छी खबरें ही मिल रही, बस भगवान किसी की नजर ना लग जाए। घर में सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ऐसे 1-2 दिन बीत जाते हैं और आज तमन्ना जैसे स्कूल से लौटती है। तमन्ना, तुमने ये शर्ट कहाँ से फाड़ दी? ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी झाड़ में फंस गई हो। तभी तमन्ना रोते हुए बोलती है, मम्मी, मैं खेलते हुए पेड़ से टकरा गई थी और उसके कांटों में फंस कर मेरी पूरी शर्ट फट गई। तुम्हें लगी तो नहीं ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरी शर्ट बना दूंगी, तुम रोना बंद करो। भाभी, ये ड्रेस इसे अभी मिली थी और अगर ये ड्रेस पहनकर नहीं जाएगी तो क्लास टीचर इसे बाहर निकाल देंगी। कल भी मैंने कुछ बच्चों को बाहर खड़ा देखा था। अरे छोटे बच्चों के साथ भी क्या ये टीचर ऐसा रवैया अपनाती हैं? मम्मी, डिसिप्लिन के लिए ऐसा करना जरूरी होता है। मैम की इसमें कोई गलती नहीं है। कोमल, हम दोनों आज बाजार जाकर इसी तरह का कपड़ा खरीद लेते हैं और मशीन तो अब घर में आ ही गई है। मैं तमन्ना के लिए एक नई ड्रेस बना दूंगी। दोनों नंद भाभी बाजार जाकर शर्ट का कपड़ा खरीद लाती है। कपड़ा सस्ता मिल रहा होता है, इसलिए निकिता पूरी ड्रेस का फैब्रिक ले लेती है। घर आकर वो बिल्कुल वैसे ही ड्रेस तैयार कर देती है, जो असली में भी ज्यादा सुंदर लगती है। भाभी, ये ड्रेस तो असली से भी ज्यादा प्यारी लग रही है। देखो, स्कूल वालों ने तो पहले ऐसे ही टेम्परेरी सी ड्रेस सिलवा रखी थी। इस पर ना सही से सिलाई हो रही थी और ना ही पॉकेट थे, लेकिन आपने तो सब कुछ बहुत अच्छे से लगाया है ना? बस मैं सिलती गई और आइडिया आते गए। चलो अब तुम जल्दी से तमन्ना को इसे पहनाकर तैयार कर दो। कोमल तमन्ना को तैयार करके उसे स्कूल छोड़ने जाती है। जैसे प्रिंसिपल मैम की नजर तमन्ना की ड्रेस पर पड़ती है। तमन्ना, ये तो तुम्हारी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है, तो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग लग रही है। ये तुमने कहाँ से ली? तमन्ना थोड़ा डरते हुए जवाब देती है, मैम, मेरी ड्रेस फट गई थी। ये वाली मेरी मम्मी ने सिलकर बनाई है, इसके लिए वो कपड़ा बाजार से लाई थी। प्रिंसिपल मैम तमन्ना को क्लास में भेज देती हैं और अपने असिस्टेंट को बुलाती हैं। ज्योति, हमारे पास जो बच्चों की यूनिफॉर्म बनवाने का ऑर्डर है, क्यों ना ये काम तमन्ना की मम्मी से करवाया जाए? हाँ मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए तमन्ना की ड्रेस कितनी प्यारी बनाई है। हाँ, और ये लोग जरूरतमंद भी हैं, कुछ पैसे इनके काम आ जाएंगे और गरीबों का भी भला हो जाएगा। अगले दिन जब निकिता तमन्ना को स्कूल छोड़ने जाती है तो उसे प्रिंसिपल मैम अपने ऑफिस में बुलाती हैं। मैम, आपने मुझे बुलाया? क्या कोई काम था? तमन्ना ने कोई शरारत तो नहीं की? अरे नहीं, जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल आपने तमन्ना के लिए जो ड्रेस बनाई है वो हमें बहुत पसंद आई। अभी हाल ही में हमें बच्चों की नई यूनिफॉर्म का ऑर्डर मिला है और हम चाहते हैं कि आप ये काम करें। हम आपको 500 ड्रेस का ऑर्डर देना चाहते हैं। क्या आप ये काम कर पाएंगी? दरअसल आपने जिस तरह से तमन्ना की ड्रेस बनाई है वो पैटर्न हमें बहुत पसंद आया। हम बिल्कुल ऐसे ही काम की तलाश में थे। 500 ड्रेस का ऑर्डर सुनकर निकिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मैम, 500 एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएंगी। मैं पहले कुछ ड्रेस बनाकर दिखा देती हूँ, अगर आपको पसंद आए तो हम काम आगे बढ़ाएंगे। निकिता प्रिंसिपल मैम से डील कर लेती है और मैम उसे कपड़ा दे देती हैं। घर आकर निकिता ये खुशखबरी सबको बताती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मैं तो पहले ही कहती थी कि भगवान सब ठीक कर देंगे। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर सरकार वो नया प्रोजेक्ट ना निकालती तो हम उन्हें झोपड़ियों में रहते और हमें ये काम के नए नए अवसर ना मिल पाते। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। उस टाइम पर दुख तो हुआ था, लेकिन देखो ना, अब मेहनत का फल मिल रहा है। भाभी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। एक तरफ सरला घर का सारा काम संभालती है, वहीं कोमल निकिता के साथ ड्रेस सिलने में लग जाती है। काजल भी बैठकर उनकी मदद करती है, जैसे बटन लगाना आदि। 4-5 दिनों में निकिता 50 ड्रेस तैयार करके प्रिंसिपल मैम को दे देती है, जो उन्हें बहुत पसंद आती है। इसके बाद प्रिंसिपल मैम 500 ड्रेस का पूरा ऑर्डर और एडवांस पैसे निकिता को दे देते हैं। इन पैसों से सबसे पहले हमें एक अच्छा सा किराए का घर देख लेना चाहिए, ताकि हम ये काम अच्छे से कर सकें। अगर हमारे पास काम करने के लिए एक अच्छा स्पेस होगा तो हम टीम के साथ और काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल हमें और भी दूसरे स्कूल से ऑर्डर दिलवाने के बारे में कह रही थी। निकिता बहुत मेहनत से काम करती है, जिसकी वजह से उसे और भी ऑर्डर मिलने लगते हैं। इन ऑर्डर से मिले पैसों से रोहित और अंकुश मिलकर एक ठीक ठाक किराए का घर ढूंढ लेते हैं और पूरा परिवार वहां शिफ्ट हो जाता है। निकिता दिन रात मेहनत करके 500 ड्रेस तैयार करती है। प्रिंसिपल मैम को उसका काम बहुत पसंद आता है और वो निकिता की खूब तारीफ करती हैं और अब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।